हेलो फ्रेंड, आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनवीटेक में स्वागत है। कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से लगभग सभी कॉलेजेस, स्कूल तथा टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बंद चल रहे हैं, जिसके कारण छात्रों को उनके पठन पाठन में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिससे डिप्लोमा लेने वाले वे बच्चे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन या सिविल इंजीनियरिंग से अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना यूट्यूब चैनल प्रारंभ करता हूं और इस अपने यूट्यूब चैनल में विषयवार अध्ययन प्रारंभ करता हूं, जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला टॉपिक है मैकेनिक्स, क्योंकि यह सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट है। तो इसको सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स आप लोग पढ़ते हैं। तो हम मैकेनिक्स शुरू करते हैं। मैकेनिक्स को हिंदी में कहते हैं दोस्तों यांत्रिकी। तो ये यांत्रिकी है क्या? यांत्रिकी कहते किसे हैं? तो यांत्रिकी को जान लेते हैं सबसे पहले। तो यांत्रिकी क्या होती है दोस्तों कि बल के प्रभावों का अध्ययन इंजीनियरिंग साइंस की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम कहते हैं यांत्रिकी। यानी कि मैकेनिक्स is a branch of engineering science in which we study of force and its effect on a physical body. यानी कि मैकेनिक्स इंजीनियरिंग साइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बल तथा इसके प्रभावों का अध्ययन किसी भौतिक वस्तु के ऊपर करते हैं। अब हमारे सामने देखिए बच्चों, आई है 3 बातें नई निकल के। क्या? फोर्स, इफेक्ट और या फिजिकल बॉडीज। तो फिजिकल बॉडीज, फोर्स, इफेक्ट क्या है, इन सब का अध्ययन हम कहाँ करेंगे? मैकेनिक्स के अंतर्गत करेंगे। और आप लोग पढ़ते हैं क्या? अप्लाइड मैकेनिक्स। तो अप्लाइड मैकेनिक्स में आगे चल के हम लोग देखेंगे किस तरह से हम अप्लाइड मैकेनिक्स कहाँ और क्यों पढ़ते हैं। तो अभी हम जान लेते हैं बच्चों कि अब फोर्स क्या है। हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है, मैं लिखता चलूँगा, या जैसा आप लोग आगे आपका जैसा सजेशन आएगा मैं इसको हिंदी में ही लिखना जारी रखूँगा। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस। तभी चलिए हम लोग चलते हैं कहाँ पर बच्चों? फोर्स पर। तो फोर्स क्या है और कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहले हम लोग जाने क्या फोर्स है क्या। तो आप लोग सामान्य सी बात, बहुत से कक्षा 8वीं से या उससे पहले की कक्षाओं में ही किताबों में परिभाषा आने लगी है। क्या कहते हैं? धकेल अथवा खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। और थोड़ा सा इससे स्टैंडर्ड परिभाषा की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है क्या कि बल एक बाह्य कारक है जो कि किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है अथवा परिवर्तित करने का प्रयास करता है। तो उसी को मैं लिख दूंगा यहाँ पे। क्या? फोर्स इज अ एक्सटर्नल काज which are change or try to change। अब देखते हैं क्या करता है, चेंज करता है या चेंज करने का प्रयास करता है। तो क्या क्या प्रयास करता है, क्या चेंज करता है या क्या चेंज करने का प्रयास करता है, उन चीज़ों को आगे हम देखेंगे। तो हमारे सामने कई चीज़ें आएंगी। क्या? या मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड को क्या करता है, चेंज करता है या चेंज करने का प्रयास करता है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, किसी वस्तु की परिमाण को क्या करता है, बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। दूसरी चीज है डायरेक्शन, दिशा, दिशा को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। और नंबर 3 आता है क्या, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, आकृति अथवा आकार, आकृति अथवा आकार को बदलने का प्रयास करता है या बदल देता है। तो इतनी चीजें हो गई फोर्स से जुड़ी। तो फोर्स क्या है बच्चों, फोर्स इज एक्सटर्नल कारक विच आर चेंज आर ट्राई टू चेंज। बल एक बाह्य कारक है जो बदल देता है अथवा बदलने का प्रयास करता है। क्या क्या बदलता है, मैग्नीट्यूड परिमाण को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है, डायरेक्शन डायरेक्शन को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है, शेप एंड साइज यानी आकृति अथवा आकार को बदलता है अथवा बदलने का प्रयास करता है। अब ये कितने प्रकार का होता है, आइए देखते हैं बच्चों। तो फोर्स सामान्यतः हमारा बेसिकली 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, एक होता है शियर फोर्स, शियर फोर्स, और दूसरा होता है एक्सियल फोर्स। एक होता है शियर फोर्स और एक होता है एक्सियल फोर्स। शियर फोर्स को हिंदी में कहते हैं कर्तन बल, और एक्सियल फोर्स को कहते हैं अक्षीय बल। अक्षीय बल भी बेटा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, एक होता है एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स, और एक होता है एक्सियल टेंसाइल फोर्स, यानी कि अक्षीय दबाव बल और अक्षीय तनाव बल। तो ये 2 बल होते हैं। अब आगे चल के इन्हीं बलों का हम अध्ययन करेंगे, और भी जैसे जैसे चैप्टर में हम इंटर करते जाएंगे तो और बहुत सारे बल हमारे सामने निकल के आएंगे, उनका भी अध्ययन हम करेंगे। एक होता है कर्तन बल। तो देखिए ये दोनों बल होते क्या है, इनको बस सामान्य अभी परिभाषा में जान लेते हैं। अभी इंट्रोडक्शन है मैकेनिक्स का, तो इतना जान के आगे बढ़ते हैं। क्या होता है शियर फोर्स, क्या होता है कर्तन बल। यह क्या करता है कि कोई ऐसा बल जो कि किसी ऑब्जेक्ट की, किसी वस्तु की अक्ष के लंबवत लगता है और उसे ब्रेक करता है या करने का प्रयास करता है। और अक्षीय बल क्या होते हैं, ऐसे बल जो किसी वस्तु के अक्ष के अनुदिश यानी कि दिशा में लगते हैं, उसे क्या कहते हैं, अक्षीय बल कहते हैं। अक्षीय दबाव बल यानी कि अक्ष के अनुदिश उसको क्या करता है, किसी वस्तु को कंप्रेस करने की, दबाने की कोशिश करता है, तो उसे ऐसे बल को क्या कहते हैं, अक्षीय दबाव बल। और अगर वही बल अक्ष के अनुदिश तो लगे लेकिन क्या करे, उसकी अक्ष को बढ़ाने की कोशिश करे, तो इसे कहते हैं अक्षीय तनाव बल। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट की लेंथ में कमी आती है, इसमें ऑब्जेक्ट की लेंथ में वृद्धि होती है। तो यानी कि ऐसा बल जो दबाए उसे अक्षीय दबाव बल, और ऐसा बल जो उसे उसकी साइज को, लंबाई को बढ़ा दे, उसे अक्षीय तनाव बल कहते हैं। तो ये बलों से हम परिचित हो गए, इसके कार्य से परिचित हो गए। अब आगे है क्या, इफेक्ट, और इसका फिजिकल बॉडी क्या होती है, इन 2 चीजों को देखते हैं। तो आइए बच्चों इफेक्ट को देखते हैं, इफेक्ट को जान लेते हैं। तो इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है बल का, इसको समझ लेते हैं। तो देखो इफेक्ट 2 प्रकार से देता है। किस प्रकार से इफेक्ट देता है, या तो यह डिस्प्लेस कर देगा, या तो डिस्प्लेसमेंट लाएगा, विस्थापन लाएगा, या अच्छा डिस्प्लेसमेंट समझ लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट लाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट लाएगा तो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी 2 वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि यह किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित कर देगा। तो अगर यह विस्थापित कर दे रहा है तो इसे कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्थिति को परिवर्तित कर देता है, अपनी स्थिति को छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, डिस्प्लेस्ड बॉडी कहते हैं।
और दूसरा प्रभाव बच्चा इसका होता है डिफॉर्मेशन। दूसरा प्रभाव क्या होता है? डिफॉर्मेशन का होता है। डिफॉर्मेशन का होता है, डिफॉर्मेशन को कहते हैं विरूपण। तो विरूपण हमारा जो है यह दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन और एक को कहते हैं डिस्क्रीट डिफॉर्मेशन। कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन क्या होता है? ऐसे ऑब्जेक्ट यानी किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले वे बल जिनके प्रभाव में एक वस्तु में लगातार विरूपण होने लगे। जैसे पानी, हमने ग्लास में पानी रखा, उसके ऊपर एक बार फोर्स लगा के क्या किया, पानी को धक्का दिया और पानी गिर गया, तो इसे कहते हैं क्या? और उसके बाद पानी को बहने के लिए हमें कोई अलग से बल नहीं लगाना पड़ता, जिधर जिधर ढाल पाता है उधर उधर बहता चला जाता है। तो ऐसे बल को कहते हैं क्या? इस प्रभाव को कहते हैं क्या? कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। और एक होता है डिस्क्रीट डिफॉर्मेशन। डिस्क्रीट डिफॉर्मेशन ये होता है कि रुक रुक कर विरूपण। रुक रुक कर विरूपण का मतलब होता है कोई ही ऑब्जेक्ट पर हम बल लगाएं और इस बल के प्रभाव में वो बॉडी आगे विस्थापित हो जाए, बढ़ जाए, और उसके बाद फिर जैसे ही बल लगाना बंद करते हैं वो बॉडी अपने स्थान पर रुक जाती है। फिर बल लगाते हैं तो आगे बढ़ती है। जैसे गीली मिट्टी, हमने गीली मिट्टी लें, उसे टेबल पर रखें, तो जैसे ही फोर्स लगाते हैं वो आगे दिशा में पुश होती है, लेकिन जैसे ही बल लगाना बंद करते हैं वह वहीं रुक जाती है। फिर जैसे बल लगाते हैं फिर वो आगे बढ़ती है। तो ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं? इस प्रभाव को क्या कहते हैं? डिस्क्रीट डिफॉर्मेशन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति को चेंज कर देगा और हट जाएगा अपने स्थान को, प्लेस को हटा चेंज कर देगा। और दूसरा डिफॉर्मेशन विरूपण में क्या होगा? दो प्रकार से होता है, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है लगातार विरूपण, एक होता है रुक रुक कर विरूपण। लगातार विरूपण में क्या होगा? बॉडी एक बार बल लगा, हटा लिया और बॉडी अपना फ्लो होने लगी। और दूसरा रुक रुक कर विरूपण में क्या होगा? एक बार बल लगाया और ऑब्जेक्ट रुका, फिर बल लगाया, फिर बढ़ा। तो इस तरह के विरूपण को क्या कहते हैं? डिस्क्रीट विरूपण कहते हैं। इसके बाद हमारे सामने एक स्थिति आ गई क्या? फिजिकल बॉडी की। फिजिकल बॉडी क्या होती है? ऐसी सभी वस्तुएं जिनको हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। यूनिवर्स की वे सभी वस्तुएं जिनको हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक वस्तुएं कहते हैं, या फिजिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं, या फिजिकल बॉडीज कहते हैं। तो अभी इंट्रोडक्शन इतना ही। इसके बाद आगे की क्लास जो भी होगी बच्चों, हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी स्टडी में आसानी हो। यह था इंट्रोडक्शन का चैप्टर बस, जिसमें हमें अभी अपने चैनल के बारे में और थोड़ा सा मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन आपको देना था। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक चैप्टर वाइज हम आगे बढ़ाते रहेंगे और आपका सिलेबस कवर करेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन बच्चों नहीं कवर करेंगे। अगर आपको दिक्कत होगी, आप न्यूमेरिकल मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भेज दूंगा, उस पर आप क्या करेंगे? न्यूमेरिकल को भेजेंगे, उसमें आपके न्यूमेरिकल को डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू।